साथियों, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं लोक वाङ्मय प्रकाशन को, हमारे मराठी के अनुवादक सुधाकर जी को और मंच पे उपस्थित जो विद्वत जन हैं उनका। और इन लोगों ने किताब के बारे में आपको बताया है। अक्सर ये होता है कि किताब के विमोचन में जब आप जाएंगे तो किताब और लेखक के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। ये हम लोग मतलब इंटेलेक्चुअल सर्किल में हम लोगों को इस बात की आदत भी हो जाती है धीरे धीरे। तो मामला कुछ ये है कि कल महाराष्ट्र के 4 पत्रकार जो है मिलने के लिए हमसे JNU आए थे और बातचीत के क्रम में एक महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपकी हर बात से तो सहमत हूँ, लेकिन मुझे इन जनरल इस समाज के बारे में एक बात कहनी है। हमने कहा कहिए। हम लोग बड़े बेईमान होते हैं। हमने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि हम पब्लिक में कुछ और होते हैं और प्राइवेट में कुछ और होते हैं। पत्नी के सामने कुछ और होते हैं और पड़ोसन के सामने कुछ और हो जाते हैं। ऑफिस में बॉस के सामने कुछ और होते हैं, बस के कंडक्टर के सामने कुछ और हो जाते हैं। तो ये जो हमारा व्यवहार बार बार बदलता है, उससे तो एक बात तय होती है कि बेईमानी हमारे रगों में रच बस गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम बेईमान कैसे बना जाए। तो ईमानदारी से एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस किताब के विमोचन के कार्यक्रम के लिए आपके बीच नहीं आने वाला था, लेकिन आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं पिछले साल की तरह इस साल भी दीक्षा भूमि जाना चाहता था और इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम तय हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे मैं पिछली बार आया था दीक्षा भूमि, मैं उससे पहले भी दीक्षा भूमि आया हूँ, मतलब कन्हैया कुमार होने से पहले भी मैं दीक्षा भूमि आता रहा हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इस बार भी दीक्षा भूमि जाऊँ। इसी बीच खबर मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमने कहा कि अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि वो हमारे चलते आ रहे हैं, ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देर ही सही प्रधानमंत्री जी को भी बाबा साहब याद आए हैं। तो मैं उस कार्यक्रम के लिए आना था मुझे, और इसी बीच जो हमारे प्रकाशक हैं मराठी के लोक वाङ्मय के, उन्होंने कहा कि किताब का भी विमोचन करा लेते हैं। तो ये एक पंथ दुई काज वाली बात है। तो ये मेरा कन्फेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात ये है किताब के बारे में कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप परेशान मत होइएगा, मैं आगे कोई किताब नहीं लिखने वाला हूँ। और ये किताब क्यों आई है और इस किताब में क्या है, बस 2 बात इसमें कहनी है मुझे। ये किताब इसलिए आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कन्हैया कुमार को जानना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि इस कन्हैया कुमार को जानने के लिए उस कन्हैया कुमार को जानना जरूरी है। किसी का इतिहास क्या है उसको समझे बिना उसका वर्तमान नहीं समझा जा सकता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक कोट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जिनको इतिहास की समझ नहीं होती है वो इतिहास नहीं बनाते हैं। और आजकल इतिहास में फेल होने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इतिहास जानना जरूरी है। अब 3 इडियट फिल्म आप लोग देखे होंगे, उसमें आमिर खान बहुत अच्छे से अपने कॉलेज के डायरेक्टर से डायलॉग करते
डायरेक्टर कहता है तो मैं क्या करूं, सबका दरवाजा खटखटाऊं और उसके कान में जाकर के बोलूं कि आप पास कर गए हैं, आप फेल कर गए हैं। ये संभव तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना ही नहीं है मेरे बारे में, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। वो समझते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, मैं देश का टुकड़ा करना चाहता हूँ, और उनकी मुझे चिंता भी नहीं है। वो जो समझना चाहते हैं वो समझें। लेकिन वैसे लोग जो मेरे लिए गालियाँ खाए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, जिनको इस देश का नागरिक होने के बावजूद पाकिस्तानी कहा गया है, जिनको माँ बहन की गालियाँ दी गई है, हिंदू होने के बावजूद जिनको मुल्ला कहा गया है, और पता नहीं कितनी कितनी बातें, फिर भी इन बातों को परवाह किए बिना वो सड़कों पे उतरे। वो सड़कों पे इसलिए नहीं उतरे कि उनको किसी कन्हैया कुमार को बचाना था, उनको एक्चुअली यह देश बचाना था, संविधान बचानी थी और लोकतंत्र की परंपरा को बचाना था। लेकिन वो भी मुझे नहीं जानते थे कि आदमी है कौन। तो ये किताब समाज के अंदर समता, लोकतंत्र और सबके लिए न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनको समर्पित है ये किताब, और उनके लिए ही ये किताब लिखी गई है। और ये किताब लिखने का जो प्रकरण है उसके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं दुनिया में, और बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी। कचरे के ढेर पर कोई मुर्गा बैठकर बांग दे दे, उससे बिहार नहीं हो जाता है। मेरे किताब लिख देने से क्रांति समाज में नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। इस आशा और उम्मीद में ही हमने जो है ये किताब लिखी है। और जो सवाल मुझे तो जो फेस करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, मेरे घर वालों को, मेरे साथियों को, जेएनयू में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, और जेएनयू का समर्थन करने वाले देश के और दुनिया के तमाम लोग जिनको गलत समझा जाता है, उनके पास कम से कम सच होना चाहिए। मसलन कुछ सवाल पूछे जाते थे अक्सर, आपको किस चीज से आजादी चाहिए? आज हम लोग जब आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ जो लड़का आया है उसको सीआईएसएफ के उस जवान ने पूछा किस चीज से आजादी चाहिए। एक तो जेल से निकलने के बाद ये सवाल बहुत पूछा गया। दूसरा, हमने विमान का जिक्र किया। पिछली बार मैं नागपुर आया था और विमान से आया था, और बेशक आप लोगों को संघी पेड मतलब जिनको पैसा दे करके गाली देने का नौकरी दिया गया है, उनका कुछ व्हाट्सएप आया होगा और वो कहे होंगे कि माँ 3,000 रुपया कमाती है तो हवाई जहाज से कैसे आया है। ये सवाल भी पूछा गया कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। लोग मेरी जात जानने की कोशिश किए, लोग मेरा ये भी कनेक्शन पता किए कि मैं पाकिस्तान गया था कि नहीं गया था। ये जो तमाम तरीके का भ्रम था, उस भ्रम के बारे में मेरे जो समर्थन करने वाले लोग थे, जो संघर्षशील जनता है, जो सामाजिक न्याय चाहती है, उनके पास भी सच नहीं था। तो वो चीजें मैं उनके साथ, ये जो तमाम तरीके का भ्रम था, उस भ्रम के बारे में मेरे जो समर्थन करने वाले लोग थे, जो संघर्षशील जनता है, जो सामाजिक न्याय चाहती है, उनके पास भी सच नहीं था। तो वो चीजें मैं उनके सामने रखना चाहता था। और ये सवाल अक्सर प्रोमिनेंट सवाल, आज़ादी किससे चाहिए, भारत का टुकड़ा क्यों करना चाहते हो, तुमने जो है उन लोगों के समर्थन में नारे क्यों लगाए, ये कुछ गिने चुने सवाल पूछे जाते थे। एक तो आज़ादी वाली बात पे कह देता हूँ, पिछली बार मैं जब आया था यहाँ इसी हॉल में भाषण दे रहा था, कुछ हमारे साथी आए थे, इस बार नहीं आए हैं। मुझे लगा कि आएंगे इस बार, जूता वूता चला रहे थे, तो पता नहीं इस बार शायद उनको कहा होगा कि पुलिस ही जब चार्जशीट फाइल नहीं कर रही है तो तुम इतना रिचार्ज क्यों हो रहे हो। तो मसला ये है कि 1 साल हो गया है। उस वक्त मैं जब बोल रहा था कि मैंने नारा नहीं लगाया है, देश का टुकड़ा करने से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम तो देश को जोड़ना चाहते हैं, तो लोगों को लग रहा होगा कि अपनी सफाई में बोल रहा है, जेल से निकला है, अपनी गर्दन बचाना चाहता है। अब देखिए 1 साल हो गया है, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया गया है, कोई मामला अभी तक बना नहीं है,
कुछ होगा तब तो बनेगा। मतलब जहाँ दाल चावल हो वहीं खिचड़ी पकाएंगे ना। आप कैसे किसी के साथ कुछ भी कर लेंगे? तो वो बात तो बीत गई है, लेकिन एक बात जो लोगों के जहन में पहुंचा दिया गया है, तरह तरह का न्यूज चैनल है भाई। आजकल तो न्यूज का चैनल खोलिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी हैं कि योगी हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे जो है ना, अजीब तरीके का माहौल देश में बन रहा है। देश में कोई मर गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को जिंदा मार दिया गया गाय माता के लिए, परम आदरणीय गाय माता जी, उनके लिए लोगों को जिंदा मार दिया गया सड़क पे दिन दहाड़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। गोवा में पार्टी बंद हो गया, इससे बड़ा तकलीफ हो रहा है। ये जो स्थिति है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो अक्सर कुछ सवाल फेस करना पड़ता है। सबसे प्रोमिनेंट सवाल यही होता है कि आज़ादी किस चीज़ से चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही हमने जो है एक हमेशा गंभीर रहना जरूरी नहीं होता है, और कितना गंभीर रहेंगे। दो बात लोग अक्सर पूछते हैं, उसका जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। कि एक लड़का ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये आज़ादी बात वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो उसी समय किसी को SMS भेज रहा था और वो SMS गया नहीं। तो हमने उनको कहा कि देखो तुम इसी से आज़ादी समझ लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बहस करके इस देश की सामंतवादी, पूंजीवादी, जातिवादी, मनुवादी व्यवस्था से लड़ करके एक बेहतरीन संविधान दिया, और वहां से उन्होंने जो आज़ादी SMS किया था ना, वो आज तक डिलीवर नहीं हुआ है हम लोगों के पास, पेंडिंग है। वही आज़ादी चाहते हैं, कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं और कुछ ज्यादा भी नहीं मांग रहे हैं। जितना कहा गया है उतना ही दे दो। और बार बार कहा कि स्टेट से लड़ाई नहीं है, स्टेट से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि स्टेट खुद कहती है कि आप हमारी प्रॉपर्टी हैं, हम अपनी जान स्वयं नहीं ले सकते हैं। गरीबी से परेशान होकर के किसी दिन अगर आपकी इच्छा हो आत्महत्या करने की, तो आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाले खड़ा है, इनको पता है ये गैर कानूनी है। आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते हैं। मतलब आपका शरीर भी राज्य का है। भैया हमारा शरीर जब राज्य का है तो हमको शिक्षा देना भी राज्य का काम है, हमको ठीक करना, बीमारी से इलाज करना भी राज्य का काम है, और किसी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है उसको रोकना भी राज्य का काम है। तो राज्य से हम लिबरेट होना चाहते हैं, राज्य के द्वारा, उसकी मशीनरी के द्वारा हम इमेंसिपेशन चाहते हैं, हम लिबरेशन चाहते हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट को क्लेम करना चाहते हैं। और राज्य के लिए जो मार्गदर्शक है, वो जो संविधान है, उसके अनुरूप शासन व्यवस्था को चलाने की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम डरे हुए हैं बतौर गरीब, बतौर दलित, बतौर महिला, बतौर अल्पसंख्यक, बतौर आदिवासी, बतौर पिछड़ा, बतौर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी। हम आजादी से अपनी बात कह सकते। राज्य में जिस तरह की चीजें हो रही है, जो निरंकुशता फैल रही है, उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हम सिर्फ नहीं खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़ा कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता चला होगा, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर विद्यार्थी फीस की वृद्धि का विरोध कर रहे थे। फीस वृद्धि का, फी हाइक का, और 68 लोगों के ऊपर सेडिशन लगा दिया गया। मतलब इस देश में क्या हो रहा है कि आप अगर कहते हैं कि फीस कम होना चाहिए तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। कल को पतंजलि का फेस वॉश नहीं लगाइएगा तो आपको देशद्रोही कहा जा सकता है। ये जो माहौल है देश के अंदर, इस माहौल से हम डरे हुए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक आज़ादी वाला SMS डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक जो है हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि SMS का पैसा कट जाएगा और आज़ादी नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे होगा? वादा करके आप निकल जाएंगे सबका साथ सबका विकास, और जब एक अल्पसंख्यक मारा जाएगा तो देश के मंत्री कहेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ का लोकल विधायक कहेगा कि उस आदमी के मारे जाना का हमको कोई अफसोस नहीं है। और साफ साफ देश और समाज को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है।
और जो लोग देश को जोड़ना चाहते हैं, देश को टुकड़ा करने का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। और भ्रम का इस्तेमाल करके लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो हमने ये किताब हमारे बारे में जो भ्रम फैलाया गया है उसको दूर करने के लिए लिखी है। जो लोग हमारे साथी हैं उनके लिए लिखी है। कई बार लोग कहते हैं कि दुश्मन से भी सीखना चाहिए, तो आरएसएस के लोग भी अगर पढ़ करके मेरे बारे में कुछ तोड़ निकालना चाहते हैं तो पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने उनके बारे में लिखी नहीं है। तो ये किताब इस रूप में लिखी गई है। एक शब्द में अगर हम बोले, ये मेरा इकबालिया बयान है मेरे खुद के बारे में, और जिसको कहते हैं फर्द बयान कि मैं क्या हूँ, हमने इसमें लिखा है और बार बार कहा है कि ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। मैं अपनी कहानी से आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहता हूँ, आपको झेलाना नहीं चाहता हूँ। देश में लोगों के पास वैसे ही समय नहीं है, औसत आयु बढ़ गई है, फिर भी लोगों के पास जिंदगी जीने का वक्त नहीं है। पता नहीं हम लोग किस भाग में पड़े हुए हैं। तो मैं अपनी कहानी से किसी को बोर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर मनुष्य यदि खुद को समझता है तो अपना नायक वो खुद होता है, स्वयं होता है, और उसको अपनी ही कहानी समझने की जरूरत है। इसलिए अपनी कहानी से बोर नहीं कर रहा हूँ। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये यात्रा वृतांत है, और एक छोटी सी संक्षिप्त यात्रा वृतांत है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि मैं जेल पहुंचा क्यों। और मैं समझता हूँ गरीब का गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है, और वो अपराध तब और बढ़ जाता है जब वो गरीबी के खिलाफ लड़ने लगता है, संघर्ष करने लगता है। तो ये जेल जो है वो एक्चुअली हमारे लिए इनाम है। और भगत सिंह जेल गए थे और फांसी पर चढ़े थे। उनके बारे में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि आज नफरत के इस दौर में प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। और भगत सिंह से उनके साथियों ने पूछा कि तुमको किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रेम इतना संकुचित नहीं है कि एक व्यक्ति पे जाकर के सिमट जाएगा। प्रेम का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपने सेल्फ को खत्म करके सामने बैठे व्यक्ति में अपना सेल्फ ढूंढने लगते हैं, यही प्रेम का विस्तार होता है। और इस प्रेम के विस्तार को मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि हिंदी में लिखी गई किताब मराठी में अनुवादित हुई है, और पता नहीं क्यों ये इतनी महान धरती है कि हर बार यहाँ आकर के मुझे अपनी तुच्छता महसूस होती है, क्योंकि यहाँ संघर्षों की वो परंपरा रही है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर के, ज्योतिबा फुले से लेकर के, सावित्रीबाई बाई से लेकर के, और जो हमारे गोविंद पानसारे जिनके बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि अभिव्यक्ति का खतरा तो असल में उन्होंने उठाया कि शिवाजी का सच लाने के चलते उनको जान देनी पड़ी। तो ये खतरे उठाने वाले आप लोग हैं। आप लोगों को मैंने बिल्कुल, हमारे जो है संचालक महोदय ने कहा कि सूरज को दिया दिखाने समान है। आप आंदोलन की धरती से आते हैं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि प्रेम जो है संघर्ष के रूप में बिहार से तिहाड़ और तिहाड़ से महाराष्ट्र पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पढ़िएगा, आप समझिएगा। आपको मराठी में किताब मुबारक, हमारी तरफ से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।